आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम सुजय उइके जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू किया और किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा और कितनी चुनौतीपूर्ण यहाँ तक पहुँचने का सफ़र रहा। मैडम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को हरियाली की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका जो भी अनाज और जितना भी उन्होंने खेती में जो कुछ बोया है उसकी अच्छी मतलब उपज हो और सभी के जीवन में आनंद और हर्षोल्लास हो। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को बहुत शुभकामना बधाई देती हूँ। देखिए, मैं समझती हूँ कि जितने भी जो लोग सामाजिक क्षेत्र से में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों में उनका जो जीवन वैसे भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है और मेरा भी रहा है। बाल्यावस्था में मैं समझती हूँ कि एक समय में जब मेरा अपना बचपना एक ग्रामीण परिवेश में मैंने जन्म लिया था और मेरे पिताजी बहुत ही छोटी सर्विस में थे और उस ज़माने में कभी भी कोई भी माता पिता आगे पढ़ाना या आगे बढ़ाने का नहीं सोचते थे और बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी भी कर दी जाती थी कि वो एक डरते थे अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो इसके कारण भी ये जो एक मानसिकता थी, मतलब माता पिता की भी मतलब समाज की भी रहती है कि कोई भी लड़की घर से बाहर ना जाए। तो उस समय जब मैंने महसूस किया कि मेरी क्लास जो है 8वीं तक वहाँ पर ही शिक्षा का मतलब माध्यम था और आगे का कुछ नहीं था, लेकिन कुछ बचपन में मेरे ऐसा कुछ लगता था कि मैं अलग ही थोड़ा सा, मेरी सोच बहुत स्वतंत्र विचारधारा की रही और पढ़ने में तो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी पढ़ने का मन मेरा नहीं होता था, खेल कूद में मैं ज़्यादा रुचि रखती थी। और एक समय ऐसा आया कि ऐसा ही एक घटना ने मेरे जीवन को और परिवर्तन किया कि अचानक ही मुझे क्लास में बहुत सजा एक शिक्षक के द्वारा मिलती थी और वो हमेशा मुझे डांटते थे। तो जब मैं 7वीं में थी तो मुझे लगा कि उस समय रिजल्ट आया तो मुझे फेल कर दिया गया, तो मुझे लगा कि मैं तो फेल नहीं हो सकती और चाहे कुछ भी हो। तो मैं जिद किया मेरे पिताजी को कि ये ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे पिताजी को मैंने जिद करके और उनसे कहा कि ये फिर से इसका अपना वैल्यूएशन कराया जाए। तो उन्होंने फिर प्रयास करके तो उस मतलब वैल्यूएशन में मेरे कुछ विषय पर सप्लीमेंट्री आ गई और वो सप्लीमेंट्री में इतने कठिन क्वेश्चन थे कि मैं उसको कर नहीं पाई और मैं फिर से फेल हो गई। फिर मन में मेरे को लगा कि नहीं, अब मुझे अच्छा पढ़ के और एक दिन इनको बताना है कि मैं आगे निश्चित रूप से अच्छे नंबरों से पास होंगी। और आपको विश्वास नहीं होता कि जब मैं 7 के बाद 8वीं में गई, जहाँ पर बोर्ड होता था 8वीं बोर्ड, और उस समय मैंने वो चुनौती को स्वीकार किया था और 8वीं में मैं मेरिट में पास हुई। तो ये मेरे जीवन का बहुत परिवर्तन आया उस समय से कि एक जिद्दी मतलब जिद किसी चीज़ के लिए अगर मैं सोच लेती तो वो करती थी। तो फिर एक बात फिर परिस्थिति आई कि अब आगे नहीं पढ़ाना, यहाँ स्कूल नहीं है, 9th से तो नहीं है, शहर में जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो शहर में ही जाकर मैं पढ़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो मैंने अपने माता पिता से जिद की और जैसे ही कुछ हुआ तो मेरी जिद को मान ली गई और 1 साल में हॉस्टल छिंदवाड़ा में रही। रौना कला में मेरा जन्म हुआ था और उसके बाद 9th से मैंने वहाँ से शुरू किया हॉस्टल से और फिर इसके बाद
बहुत सारी परिस्थिति आई। एक तो गांव का परिवेश, शहर का परिवेश और लोगों का रहन सहन, बातचीत, ये मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया और मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे भी इनकी तरह रहना है और इस तरह का सब लोगों के साथ रहना है। लेकिन जो कुछ व्यंग होते थे, जो कुछ होता था तो आत्मग्लानि होती थी मुझे, उपेक्षा, अपमान, ये सारी चीजें होता तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं भी उनकी तरह ही करके बताऊंगी। और घर की परिस्थिति ऐसे नहीं थी। फिर बाद में पिताजी का ट्रांसफर छिंदवाड़ा हो गया और पिताजी भी उस परिस्थिति में, आर्थिक स्थिति नहीं थी उस जमाने में। तो हम लोगों का 6 बहनें, 1 भाई और बहुत बड़ा परिवार। अब ये जो पढ़ाई भी मैंने जिद से शुरू किया था तो फिर मुझे लगा कि नहीं, पिताजी की डांट और तमाम चीजें मैं देखती थी तो शहर में मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने का मन होता था और ये सारी चीजों का। तो फिर मैंने कहा कि कुछ करना चाहिए। तो कुछ इस तरह का आया मेरे परिस्थिति जीवन में। तो मैं घर घर जाकर कुछ विज्ञापन, और बोल्ड थी तो उसमें वो लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया। तो प्रतिदिन का 12 रुपए कमीशन मिलता था मुझे। और धीरे धीरे करके फिर मैं कुछ इंश्योरेंस की एजेंट के रूप में, उससे कमीशन से फिर मैंने साइकिल खरीदा। फिर उसके बाद हीरो मैजेस्टिक खरीदा। ये पहली छिंदवाड़ा की लड़की के नाते शायद ये पहली बार मैंने शुरुआत साइकिल और हीरो मैजेस्टिक से किया। मैं कॉलेज तक भी वहाँ पे जाती थी। कॉलेज में फिर पहुंची तो एक बोल्डनेस था मेरे अंदर और एक कॉन्फिडेंस, और घर परिवार से भी थोड़ा सा जिद करके और अपने आप को चैलेंज को रूप लेती कि नहीं, ये जो कुछ भी अगर मैं कर रही हूँ तो सही कर रही हूँ। और वही लोग जो कल तक मेरे बारे में, मेरे खिलाफ में, मेरे माता पिता को अगर भड़का रहे तो भी डांट खाती थी। और फिर मन में आता था कि एक दिन इनको जरूर मैं कुछ करके बताऊंगी। मन में बहता था, समाज सेवा की भावना रहती थी, लोगों की मदद के लिए मैं शुरू से ही दौड़ती थी, बड़ा सुकून मिलता था मुझे। तो उस दृष्टि से अपने आप लोगों में थोड़ा सा मेरा काम करने का और लोगों की मदद करने का लोकप्रिय हो गई। लड़कियों की बस चलाती थी 5 किलोमीटर, उसका कॉलेज में जब गई तो कॉलेज में फिर बहुत लड़कियों की मदद के कारण सारे लोग मुझे अन्नू दीदी के नाम से, फिर कॉलेज स्टूडेंट लीडर के रूप में भी सामने आई। चुनाव लड़ी मैं, वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, 3 चुनाव लड़ी, 1 में हारी, 2 में जीती। और वहां से मेरा छात्र राजनीति का जीवन से जो संघर्ष शुरू हुआ, फिर एकदम अचानक कुछ दिन के लिए वहां पर नया कॉलेज था, वो भी स्टार्ट मेरे ही द्वारा हुआ। और पहली नियुक्ति लेकर मैं आई, उसको शुरुआत की कॉलेज का। और तामिया में 82 से 85, और वहां भी लोगों के बीच में जाकर और छात्रों को ले जाती थी। जो मेरी काम करने की, पता नहीं, शांति से नहीं रहना, कहीं प्लांटेशन, पर्यावरण की दृष्टि से गांव में जाना छात्रों को। तो ये जो एक क्रम से वो होते गया और फिर उस क्षेत्र में लोगों में भी और एक बड़ा एक नाम सा हो गया। अचानक 85 में इलेक्शन आ गया और इलेक्शन में मैं सामाजिक कार्य तो करती थी और मेरी लोकप्रियता से फिर पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया, चुनाव लड़ ली। और वहाँ भी चुनाव के समय भी कहा कि अच्छा, उस समय तो मैं सबसे छोटी भी थी, उम्र नहीं थी, तो लोग कहते थे कि ये कहाँ से जीत जाएगी, इनके पास तो कुछ खर्च करने का पैसा नहीं। मगर एक जो कॉन्फिडेंस होता है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर रहता था, तो मैंने कहा नहीं, मैं जीतूंगी। और पूरे सारे लोगों का बड़ा योगदान रहा और 85 में 26 साल की उम्र में मैंने विधायक के रूप में दबुआ विधानसभा क्षेत्र से मैंने जीत हासिल किया। और राजनीतिक जीवन में भी बहुत सारी चुनौती थी एक महिला होने के नाते, और कई तरह की स्थितियों का सामना किया। वो तो बहुत लंबी कहानी है। फिर भी मैं अपना एक दृष्टिकोण रहता था मेरे अंदर, एक आत्मविश्वास कि मैं ईमानदारी के साथ काम कर रही हूँ, लोगों की मदद कर रही हूँ, लोग मेरे साथ थे। और फिर उसी के कारण अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कम समय में 27-28 की शायद उम्र थी, मंत्री बना दिया। तो ये एक मेरा जीवन, बाल्य जीवन काल का एक थोड़ा सा। जी मैडम, आप राज्यपाल से पहले आप राज्यसभा सांसद थी,
महिला राष्ट्रीय महिला आयोग में थी, राष्ट्रीय जनजाति आयोग में थी, तो उन दायित्वों से राज्यपाल का कार्य पूरा अलग है। तो पिछले अनुभव को इस अनुभव से आप कैसा देखती है, कैसा आपको अनुभव रहता है, कैसा फायदा मिलता है पिछले अनुभवों का? देखिए, पिछले अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी अच्छे लोगों से भी मिलना शुरू हुआ। और सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा दायित्व राष्ट्रीय महिला आयोग, ये ऑटोनॉमी एक संस्था कहलाती है। देश की 50% आबादी का एक नेतृत्व, उनको संरक्षण, उनकी सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने का ये प्लेटफॉर्म रहता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। और ये भी एक प्रकार से संवैधानिक पद की तरह ये भी उनको अधिकार था। और इसमें बहुत मुझे देखने को मिला पूरे देश भर में, हर प्रदेश में, जिले स्तर पर। और मैंने बहुत सारे काम भी किया महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में। हम लोगों ने काफ़ी कुछ कार्य किया। विशेष तौर पर मैंने पूरे देश की ट्राइबल महिलाओं के ऊपर, उनकी सशक्तिकरण की दिशा में, उनकी समस्या और समाधान विषय पर एक अध्ययन किया। और वो मैंने 6 राज्यों में इसका रीजनल वर्कशॉप करके उसकी रिपोर्ट मैंने भारत सरकार, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको मैंने रिपोर्ट दिया। और उसमें मैंने देखा कि उनकी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक दृष्टि से हर प्रदेश की अलग अलग है ट्राइबल की स्थिति और ट्राइबल महिलाओं की। तो वो तमाम विषयों को लेकर मैंने ये अध्ययन की रिपोर्ट जब दी, तो भारत सरकार में आपको विश्वास नहीं होता, इस बात का भी मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी अपनी रिकमेंडेशन को, हमारे आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर पहली बार जब हम देखते हैं कि देश में और कोई वर्ग, शायद महिला और पुरुष एक साथ मिलकर काम नहीं करते हैं, जो कि हमारे आदिवासी समाज की महिला पुरुष कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूरी के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में, सब मिलकर पूरे परिवार के साथ, चाहे लघु वन उपज से संबंधित सारे कामों में। लेकिन कार्य क्षमता भी महिलाओं में उतनी है जितना पुरुषों में जब मिलकर। तो हमने कहा क्यों नहीं इनको और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से भी सशक्त करने की दिशा में इनको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। और उस दिशा में हमने कहा कि इनके लिए स्पेशल पैकेज की जरूरत है, बजट की जरूरत है। तो वो मेरा अपना रिकमेंडेशन होता रहा है कि मैंने कहा कि इनको भी वो सारे फायदा हो। बाकी और देश की हम महिलाओं के अन्य विषयों पर भी हमने काम किया। और तो शायद मैं आपको आज जानकारी दे रही हूँ, शायद आप बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि उस समय भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना बनाई गई, जिसको लेकर पूरे देश में इसका आदिवासी महिलाओं के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरी। मैंने हेल्थ को लेकर भी किया। और दूसरी बात है, आपके छत्तीसगढ़ और झारखंड विषय को भी लेकर, जो यहाँ का जो अंधविश्वास और जो पुरानी कुरीति जो चली आ रही है कि यहाँ पर टोनी का मामला है, वहाँ डायन का मामला, इसमें भी मैंने अध्ययन किया था। और ये मामला को भी मैंने वहाँ पर भी दिया कि इसको रोका कैसे जाए। समाज के लोग किसी का जादू टोना टोनी करके और उसको साथ कितना मतलब उसका अत्याचार करना, ऐसे डायन को लेकर किसी को कुछ हो गया तो वो महिला को दोषी मान के कि ये किसी तरह के इन्होंने टोनी कर दिया। टोनी प्रथा जो है इधर अंबिकापुर, सरगुजा, मैं यहाँ आई थी दौरे करने में, मैंने यहाँ पर भी वर्कशॉप किया था। तो ये इस तरह का रहा। तो मैं आपको बताएं, खैर बहुत बड़ा लंबा विषय काम करने का। तो इसके बाद में महिला आयोग से फिर राज्यसभा का भी देखिए बहुत बड़ा एक अनुभव रहा है। यहाँ सारे 250 के करीब मेंबर होते हैं और सारे विद्वान। 15 तो राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से नॉमिनेशन होता है, मनोनीत, और बाकी तो हम लोग राज्यों से जाते हैं। तो विश्वास नहीं होता है कि उनमें भी मैंने बहुत सारे विषयों का मतलब बजट भाषण के माध्यम से और भी विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को लेकर समय समय पर मैंने क्वेश्चन उठाया। और उस समय सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी रहा करते थे, वो प्रतिपक्ष के नेता। उनका बड़ा प्रोत्साहन मिला और उस बड़ी सभा में बोलना अपने आप को, और मैं बहुत बड़ी अपने आप को मतलब गर्व महसूस कर रही थी कि इतने कम समय में इतने बड़े उच्च सदन में पहुंचना। तो यहाँ वहाँ भी सारे लोगों का मुझे बहुत मार्गदर्शन और वो भी हुआ।
अब इसके बाद राष्ट्रीय जनजाति आयोग एक मतलब आपको जानकारी में हो कि ये बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक ये एक आयोग है। हिंदुस्तान में केवल 2 ही आयोग था जो संविधान के द्वारा बनाया गया था, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। अब फिर इसके बाद मोदी जी के समय माननीय मोदी जी ने एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है जो संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसमें एक जुडिशियली हम लोगों को बहुत सारे अधिकार थे। आपको यकीन नहीं होता कि मैंने 22 राज्यों का दौरा किया और कई जिलों का, और वहां पर जो आदिवासियों के संविधान में जो प्रावधान किए गए, चाहे वो 5th शेड्यूल एरिया का मामला, चाहे 1956 का पेशा कानून, चाहे वन अधिकार अधिनियम का कानून, चाहे एट्रोसिटी का जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत, और बहुत सारे जो हमारे आरक्षण बैकलॉग में जो आज भी लोगों को जो है आज भी वंचित हैं, और जितने भी सेमी गवर्नमेंट की जो कॉर्पोरेशन है उन सब की समीक्षा और स्टेट गवर्नमेंटों की समीक्षा हम लोग आयोग के द्वारा करते थे। और जहां अत्याचार होता था, जहां नहीं उनको न्याय मिलते तो हम जांच में जाते थे, तो उससे काफी लोगों को हमने रिलीफ दिलाया। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगी कि वहां उड़ीसा में राउरकेला में स्टील प्लांट का जो 1954 का स्टील प्लांट था, उन आदिवासियों की करीब 20,000 एकड़ जमीन जो है अधिग्रहण कर ली गई थी और उनको जंगलों में 150 किलोमीटर उनको शिफ्ट किया गया था। कुछ लोग गए थे, कुछ नहीं गए थे, और मात्र 7,000 एकड़ में ही स्टील प्लांट का वो था, लेकिन जमीन खाली पड़ी हुई थी। तो आदिवासी लोगों का यही कहना था कि हमारी जमीन हमें वापस कर दी जाए, हमें किसी भी तरह का हमको कोई चीज का फायदा सरकार का नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने गुहार लगाई और लगाते आ रहे थे। तो हमने भी सोचा कि देखिए इनकी जमीन, आज इनकी जमीनों में इतना, और नौकरी का भी प्रावधान था, पूरे लोगों को नौकरी नहीं मिली। खैर उसके लिए मैंने बहुत सुनवाई की, कार्रवाई की। आपको विश्वास नहीं होता कि 1954 में सरकार ने अधिग्रहण की और उनकी जमीनें ली थी, तो मैंने अपने हाथों से 3,000 लोगों को पट्टा उनको दिलवाया जो वर्षों से वंचित थे। ऐसे नौकरी के लिए भी कार्रवाई, वहाँ की धार्मिक मान्यता थी उसके लिए प्रयास किया, उनको सरना की जमीन मिल जाए, उनकी जमीन, उनका अधिकार, उनकी संस्कृति को बरकरार। तो ये एक मैंने उदाहरण दी, वैसे उपलब्धियां बहुत है जिसको मैंने आयोग। तो कुल मिला के मेरा ये है कि संवैधानिक पद से मतलब चाहे वो उच्च सदन, महिला आयोग और आपका ये जो आदिवासी है, तो जिसके कारण आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ राज्यपाल के रूप में लोग बड़े आश्चर्य करते हैं कि मैडम सुनती हैं और लोगों को विश्वास है, समाधान सारी चीजें, प्रशासनिक अनुभव है, एकेडमिक का अनुभव है, और जीवन का ये जो विभिन्न क्षेत्रों में रही, विधायक से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर सांसद और आयोग और इन चीजों का, तो ये चीज का जो है कोई भी व्यक्ति फिर किसी भी काम करने में फिर उसे बहुत आसानी हो जाती है। मैडम, जैसे देखा जाता है कि आपने इतना संघर्ष किया है और इतने संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पर आप पहुंची हैं, तो इसमें जनजीवन समुदाय प्रकृति के साथ लेके जीवन को जीना है। और अभी जो माननीय राष्ट्रपति महोदया जो अभी बनी है, उन्होंने भी कहा है कि सारी जातियों के साथ समावेश बनाकर हमको आगे चलना है। तो इसमें आपका क्या मतलब, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल, उनका सोचना बिल्कुल सही है कि पूरे देश में राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, और उन तमाम जो गरीब कुचले तबके के लोग हैं, सभी का एक समग्र विकास की भावना से कार्य होना चाहिए। आपके द्वारा आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए 22 राज्यों के 80 जिलों का भ्रमण किया गया। आपने देखा होगा कि मैं समझती हूँ कि छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लीजिए आप, दंतेवाड़ा, जगदलपुर की महिलाएं या सरगुजा में, और छत्तीसगढ़ इसमें धमतरी, राजनांदगांव में इतना अच्छा काम कर रही है महिलाएं कि शायद और कहीं अन्य प्रदेशों में मुझे तो पता नहीं है उतना, लेकिन वो भी कर रही है। लेकिन एक आदिवासी बाहुल प्रदेश के, और आखिरी जो जगदलपुर, बस्तर के बारे में सुना करते थे कि बहुत पिछड़ा है, गरीब है, लेकिन वहाँ की महिलाएं इतनी सशक्त है और महिला समूह बनाकर कार्य कर रही है। तो उस दिशा में मतलब काम कर रही है, और मेरा कहने का मतलब सरकारों ने वो सारी चीजों का संज्ञान में लेकर
और प्रदेशों में भी बहुत सारी महिलाओं की योजना जैसे बनाई। मैं बोलना चाहूंगा कि आपने अपने हर महत्वपूर्ण मंच से महिला सशक्तिकरण की बात कही है और आज हमारे देश की एक महिला राष्ट्रपति बनी है, तो क्या लगता है इसके बाद महिलाएं इससे प्रेरित होंगी और महिलाएं आगे आके समाज सेवा के कार्यों को या लोगों की मदद के लिए या किसी अच्छे कार्यों के लिए महिलाओं को क्या प्रेरणा मिलेगी? क्या देखती है आप, इससे क्या बदलाव आगम? देखिए, इससे तो निश्चित रूप से बहुत बदलाव तो आ रहा है धीरे धीरे। आपने भी देखा था कि जब मेरी शुरुआत ही हुई थी, कभी कल्पना किया था कि मैं कभी सांसद और आयोग जैसे पद में और राज्यपाल पद के रूप में आऊंगी। जो भी महिला अगर जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहती है तो वो सबसे पहले जीवन का लक्ष्य और अपने कार्यों के प्रति पूरी ईमानदारी, निष्ठा और अपने सारे लोगों के, अच्छे लोगों का मार्गदर्शन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और एक उदाहरण के तौर पर कि जब मेरा गांव से, मैं परिवेश से आज राज्यपाल तक बन सकती हूँ और वो भी राष्ट्रपति तक बन सकती हैं, तो और भी ऐसे बहुत सारी बहनें किसी भी क्षेत्र में, आज ग्राम पंचायत से लेकर जनपद से लेकर आज सारी नगर निगम, नगर पालिका, आज आने वाले समय में अगर वो सोच लेगी हमको समाज की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है, तो वो भी हमारी तरह एक दिन विधायक बनेगी, मंत्री बनेगी, सांसद हो और भी आगे पहुंच जाएंगी। ऐसा नहीं है, मगर मन में विश्वास हो और खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और जीवन में एक लक्ष्य लेकर चले कि नहीं, हम समाज की नजरिया को बदल देंगे, हम भी पुरुषों से कम नहीं है। तो ये जो एक स्वयं का एक कॉन्फिडेंस, तो ये चीजें मैं महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने का, जब मैं अपना प्रैक्टिकल जीवन का उदाहरण बताती हूँ तो उनके लिए भी एक बड़ा संबल मिलता है। और उसी प्रेरणा से मैं समझती हूँ कि हर महिला के लिए आने वाले समय में एक उसका वो होगा, मील का पत्थर साबित होगा और एक बहुत बड़ा मैसेज संबल के रूप में गया है राष्ट्रपति बनने का भी। और मेरे अपनी महिला होने के नाते इस प्रदेश की बहनों के लिए राज्यपाल होने का, तो ये कम नहीं है बात। और अभी वर्तमान में आप नए राष्ट्रपति जी से मिलकर आई हैं, तो छत्तीसगढ़ की किन बातों और समस्याओं को आपने उनके पास प्रमुखता से रखी है? क्योंकि छत्तीसगढ़ भी एक जनजातीय बाहुल्य प्रदेश है, तो यहाँ की महिलाओं को भी काफी उम्मीदें हैं उनसे, तो इसको किस प्रकार देखती हैं? महिला ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों का जो है एक बहुत बड़ा सम्मान उनके जाने के बाद मिला है और बड़ी उम्मीद जागी है और हमें इस बात का गर्व भी है। मैंने उनको अग्रिम बधाई भी दे दी थी और शपथ के बाद भी बधाई दी और मैंने यही कहा कि आपसे पूरा विशेष तौर पर आदिवासी समाज को एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी है और विश्वास है कि अब आदिवासियों की जो संविधान के अधिकार उनको मिले हैं, उन अधिकारों से उनकी सुरक्षा होगी, उनकी रक्षा होगी और वो आगे समाज आगे बढ़ेगा। जो उनके लिए बनाए गए प्रावधान के अनुसार में उनको अपना हक मिलेगा। आपसे एक बात करना है, कुलाधिपति होने के नाते आपने राज्य के उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए आपने किन किन विश्वविद्यालयों को क्या क्या निर्देश दिए हैं कि शिक्षा बेहतर हो सके? देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर समय समय पर मैं दिशा निर्देश देते आई हूँ और सबसे बड़ी चीज है कि निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा होगी तो आने वाली पीढ़ी जो शिक्षित होकर समाज और देश के सेवा में उनका योगदान भूमिका रहेगी, क्योंकि यही युवा है जो देश के निर्माता हैं। और जो नई शिक्षा नीति है, मेरा विशेष तौर पर ध्यान है कि जल्दी से जल्दी लागू हो जाए। ये ऐसी शिक्षा नीति है कि आज़ादी के बाद 30 वर्षों में इसका सभी विषयों का समावेश है, रोजगार उन्मुख से लेकर कौशल विकास से लेकर व्यवहारिक शिक्षा से लेकर और मातृभाषा प्राइमरी से लेकर, और इसमें पूरी स्वतंत्रता है कि पहले तो ऐसा था कि पूरी डिग्री एक ही समय लो, है ना, चाहे सेमेस्टर जो भी हो आप उसको पूरा करें, अब आप बीच में भी छोड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो वो शिक्षा नीति लागू, और मुझे लगता है कि मैं आने वाले समय में मीटिंग कर रही हूँ और इसी सत्र में ये नई शिक्षा नीति लागू हो। मैडम, देखा जाएगा कि नक्सलवाद की समस्या बहुत ज्यादा है, उसको देखे केंद्र और राज्य आपस में मिलकर सामंजस्य बना के कार्य को कर रहे हैं। कब तक, क्या लगता है कि नक्सलवाद की समस्या को कब तक अपन रोक पाएंगे और किस हद तक रोक पाएंगे? देखिए, नक्सलवाद की समस्या क्यों है और
किस वजह से ये पनपी है। हमें नीचे स्तर पर और वहाँ के लोकल लोगों से, स्थानीय लोगों से मिलकर चर्चा करनी चाहिए और रणनीति बनानी चाहिए कि आखिर ये समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि समस्या तो उन्हीं के साथ में है और जल्दी है। इसके बारे में समय समय पर मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और काफ़ी हद तक केंद्र सरकार के द्वारा भी कुछ नई तकनीकी के द्वारा, योजनाओं के द्वारा भी नए यूथ को लिए कुछ प्रयास किए जा रहा है, चाहे पानी की, बिजली की, सड़क की, रोजगार की, शिक्षा की। जब तक ये मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं उपलब्ध होगी तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा और वहां के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, जोड़ना पड़ेगा। आप कुलाधिपति है, दीक्षांत समारोह वगैरह में जाती हैं, युवाओं को उपाधियां प्रदान करती हैं, तो कई युवाओं से आप मिलते हैं, तो युवाओं को कैसे आप प्रेरित करते हैं कि जो देश के भविष्य है वो अपनी ऊर्जा जो है वो देश हित में उपयोग करें? डिग्री के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यवहारिक ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है और उसके साथ साथ आपको एक लक्ष्य बना के भी करना होगा कि आखिर हम किस जॉब में जाना चाहते हैं और उस जॉब के पीछे आपके लिए एक बहुत आत्मविश्वास के साथ और जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में कुछ निर्णय लेकर और इसमें अपनी जो भी अपनी मतलब उनकी अपनी काम करने की जो क्षेत्र है, तो उस दिशा में अगर वो प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से वो सफलता की ओर बढ़ेंगे। और मैं कहा कि जीवन में कोई भी व्यक्ति कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, उसके जीवन में अगर आचार विचार और संस्कार नहीं अगर होगा तो फिर वो जीवन में मतलब कभी भी सफल नहीं हो सकता। और सफल भी मतलब कोई पहुंच तो जाएगा किसी पद में बड़े, और लेकिन वो एक मानवीय संवेदना उसके अंदर नहीं होगी समाज के प्रति। क्योंकि आज चाहे वो आप हो, चाहे वो किसी भी कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला हो, एक छोटा अगर मोची वो भी काम कर रहा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, ये सब लोग समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए, राष्ट्र में समाज की सेवा करने के लिए ये सारे गुणों की आवश्यकता है। और ईमानदारी के प्रति, अपनी निष्ठा के साथ और समाज और देश को तभी हमारा आगे बढ़ सकता है जब वो समर्पण की भावना हो। ये वर्ष जो है हमारे लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ का ये कार्यकाल चल रहा है और 75 वर्ष में ये अमृत महोत्सव के रूप में ये पहली बार आपने एहसास किया होगा कि 75 वर्ष में जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया, जिन्होंने लड़ाई लड़ी देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पण कर दिया, जिस गांव में वो लोग शहीद हुए हैं उनका स्मारक बनाया जाए, उनकी जयंती मनाई जाए। अभी भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इतिहास में दर्ज नहीं हो पाए हैं, उनके दस्तावेजीकरण के लिए कोई ऐसे निर्देश दिए जाएं क्या आपकी तरफ से? बिल्कुल, विश्वविद्यालय में उन सब लोगों के फोटो और ये सब संकलन और उसका एग्जीबिशन के माध्यम से ये सब चीजें बताई गई है। आपका गुंडाधुर, कंगला माझी, टंटिया भील, ये ट्राइबल की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे तो हजारों की संख्या में है। और दूसरी बात है महिलाओं में, ये जो आपका मिनी माता, फूल कंवर, बेलाबाई, हाँ, केकतीबाई बघेल, रुक्मणी बाई, मतलब इसमें दयाबाई, राधाबाई, मतलब कितनी महिलाएं। देखिए ये चीजें हमें इस अमृत महोत्सव में 75वीं वर्षगांठ मनाने के समय जो कोई भी नहीं जानता था, ये जानकारी हुई और ये चीजें आगे लोगों को भी, आने वाली पीढ़ी को बताएं। तो ये निश्चित रूप से इससे एक समाज के प्रति और देश के प्रति एक प्रेरणा मिलेगी और उनके बताए मार्ग पर ये लोग भी चलेंगे आगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है कि इसी तरह वो 75वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाकर और उन जो इस देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दी, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ और आप सब लोग उनके आने वाली पीढ़ी मार्गदर्शन में
कार्य करते रहें और समाज और देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने समय दिया। तो ये थी राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी, जिन्होंने आज हमारे साथ बातचीत की। देखते रहिए नेटवर्क।